नमस्कार, मेरा नाम वासु जैन है। मैंने सिविल सर्विस परीक्षा में 67 रैंक हासिल की है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी से लॉ में करी है। आज इस दिल्ली नॉलेज ट्रैक की वीडियो में मैं आपसे अपनी स्ट्रैटेजी और मैंने क्या करा है, मतलब इन 3 सालों में मैंने क्या सीखा है, उस अनुभव को आपके साथ शेयर करूँगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट, देयर इज अ क्वेश्चन विच मैनी पीपल हैव आस्क्ड मी वेदर शुड आई गो फॉर कोचिंग और नॉट। तो वो कोचिंग वाला चीज़ बहुत बड़ा होता है, बहुत लोगों के लिए करना है नहीं करना है। कई लोगों के लिए ये रीज़न होता है कि वहाँ पे अच्छी गाइडेंस मिलेगी। कई लोगों को ऐसा होता है क्योंकि उनका फ्रेंड कर रहा है, या ऐसा वी जनरली एज्यूम दैट इफ़ यू डू कोचिंग वी विल गेट गुड मार्क्स। तो दीज आर वेरियस थिंग्स एसोसिएटेड विद कोचिंग। तो लेट मी टेल यू, मैंने कोचिंग नहीं ली है कहीं से भी। इन माई फाइनल ईयर इन 2017 आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एंड मैंने खुद स्वयं खुद पढ़ाई करी और कहीं से कोचिंग नहीं ली है एज सच। सो जब कोई कोचिंग लेता है या कोचिंग लेना होता है, आई फील दैट देयर आर 2 मेजर रीजन्स वाई शुड वन गो फॉर कोचिंग। तो पहला तो ये होता है कि गाइडेंस मिलता है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो आपके मेंटर्स होते हैं, जो फैकल्टीज होती हैं, दे आर एबल टू गाइड यू कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या तो यही है ना, व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव। तो वो गाइडेंस वहाँ पे मिलेगा। सेकंड चीज़ जो मेरे को लगती है कोचिंग हेल्प करता है, वो होता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में। सो अगर आप घर में रह के अकेले पढ़ रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बट अगर आप 10 लोगों को साथ में पढ़ते हुए देख रहे हैं तो आपको एक पुश मिलता है। आपको एक अंदर से आता है कि यार वो भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा। सो देयर आर 2 मेजर थिंग्स विच आई फील कोचिंग प्रोवाइड करती है। उसके अलावा और कुछ आई डोंट थिंक कोचिंग इतना बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप कोचिंग पे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रिलाई करते हैं कि फलाना कोचिंग विल हेल्प मी कंप्लीट माई सिलेबस, तो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। कोचिंग वाला सिलेबस करवाएगा जरूर, बट दैट शुड नॉट बी योर गोल फॉर गोइंग टू अ कोचिंग। Welcome to Lukman IAS. Study general studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge, thorough understanding and a good perspective, which are essential ingredients of UPSC for getting top rank in civil services examination. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. So, Lukman IAS becomes the obvious choice. The renowned faculties are Lakshmikant for Geography, Ecology and Environment, Professor Mustaba Hussain for Art and Culture, Dr. Jia for History, and Abhijit Jha for Society. It is the pre-cum-means batch with integrated guidance program, which consists of prelims, means and interview. The course features live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, contact us today for more information. आप जो खुद पढ़ेंगे वही आपके काम आएगा। कोचिंग the things which are covered in coaching, you should not rely on them blindly. आपको even if that topic has been covered in coaching in the classes, you have to do that again by yourself. So वो उस चीज़ के लिए तो कोचिंग नहीं जाया जाता। ऐसी मेरी समझ है, इन्हीं 2 कारण से कोचिंग जाया जाता है। सो सपोज नाउ यू थिंक आपको कोचिंग नहीं लेना है, मतलब यू थिंक यू हैव दैट पुश इन योर सेल्फ, आप कर लेंगे और यू हैव अ गुड सर्कल अमंग योर फ्रेंड्स एंड गाइडेंस तो आजकल यूट्यूब पे भर के मिल जाएगा आपको। देयर आर वेरियस सीनियर्स ऑल्सो हु कैन गाइड यू। सो अगर कोचिंग की ज़रूरत नहीं है तो तब हम तैयारी कैसे करें उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कोचिंग नहीं जाना चाहिए। सो अब अगर हमें सिलेबस कंप्लीट करें तो हम कैसे करेंगे। सो वहाँ पे 2 चीज़ें आती है। पहला होता है व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड, क्या पढ़े और कैसे पढ़ें। तो जब हम क्या पढ़े की बात कर रहे हैं तो उसमें आप देखोगे ये मेजरली 2 चीज़ें आएंगी, उससे ऊपर आ जाता है सिलेबस। तो सबसे पहले आप सिलेबस पढ़िए, सिलेबस अच्छे से पढ़िए। देखिए वो आप डॉक्यूमेंट खोलोगे जब नोटिफिकेशन का, यूपीएससी के नोटिफिकेशन का, उसमें वहीं पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। एंड मैनी पीपल डू नॉट रीड द सिलेबस, वो बस कोई वीडियो देख लेंगे, कहीं से सुन लेंगे एंड दे विल स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी। बट पहले आप ये तो समझिए कि आप जिस चीज़ के लिए तैयारी करने जा रहे हैं वो डिमांड क्या कर रहा है। सो रीड दैट नोटिफिकेशन, गो थ्रू द सिलेबस। आप जीएस के सारे सिलेबस पढ़िए कि क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। उसके बाद आती है आपको पढ़ना क्या है। तो वहाँ पे आपके आएंगी 2 चीज़ें, पहला हो गया स्टैटिक और दूसरा हो गया करंट। अब हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक में आपके कुछ सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स,
ये कुछ आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो गए जो आपको कवर करने पड़ेंगे। इसके लिए बुक लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगी, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम एक PDF शेयर करेंगे जिसमें आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी और बाकी जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो चीज़ें मिल जाएंगी। और बाकी NCERT आप बेस रखिए इसमें। सो विदाउट कवरिंग NCERT डू नॉट जंप टू एनी अदर बुक। NCERT इज़ द बेस, NCERT हैज़ रिमेन्ड द बेस एंड इट विल रिमेन द बेस। कोई ऐसा टॉपर नहीं मिलेगा आपको जो ये बोल दे कि मैंने ये बेसिक बुक्स कवर नहीं करी हैं, बिकॉज NCERT से आपका एक बेस बनता है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑल्दो इट माइट लुक वेरी ट्रिवियल टू यू कि ये तो बहुत आसान है, तो सब कुछ पता है मेरे को, बट स्टिल यू शुड रीड NCERT बिकॉज देयर आर वेरियस स्मॉल थिंग्स जो वहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर करती हैं। एंड ओवर एंड अबव फिर आपको वो जो टेक्स्ट बुक्स होंगे जैसे बिपिन चंद्रा हो गई या स्पेक्ट्रम हो गई, वो फिर आप उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। तो ये तो हुआ स्टैटिक का पार्ट। दूसरा आता है करंट अफेयर्स। अब करंट में हमारे पास अगर आप देखें 2 तरीके से हम करंट कर सकते हैं। तो मैं जो जनरली करता हूँ, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर डेली। दैट हैज़ बीन अ प्रैक्टिस फॉर मी सिंस लास्ट 4 years। एवरी डे आई रीड न्यूज़पेपर एंड दैट इज़ हाउ आई एम कवरिंग द करंट अफेयर्स पार्ट। बट देयर आर सम फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैव सिक्योर्ड गुड रैंक जो अखबार नहीं पढ़ते, बट दे डू वो जो मार्केट में मटीरियल आता है, मंथली मैगजीन्स आती हैं या पूरे साल का कंपेंडियम आता है, वो उसके थ्रू कवर करते हैं करंट अफेयर्स। सो वो अब आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। मैं जनरली रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं एक ही 2-3 दिन में ही एक पूरा कंपेंडियम कवर करूँगा तो मेरी रिटेंशन इतनी अच्छी नहीं होगी, बिकॉज दैट इज़ फिल्ड विद कंटेंट। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके मतलब रोज़ का रोज़ कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो चीज़ कंसोलिडेट हो जाए, प्लस मल्टीपल रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि एक टॉपिक एक साल में 3-4 बार आएगा। तो इसलिए मैं डेली पे प्रेफर करता हूँ। बट इट्स अपॉन यू हाउ यू वांट टू डू इट, आइदर डेली और मंथली कंपेंडियम्स और एनुअल कंपेंडियम्स। तो ये तो ही क्या पढ़ना है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू रीड। तो जब हम हाउ की बात कर रहे हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, सो उसमें आई वुड से कि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो अखबार पढ़ रहे हैं चाहे बुक पढ़ रहे हैं, मेक नोट्स। अब नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होता है कि जब आपको रिवीजन करना होता है, यू कैन डू दैट हैंडी। आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा। अब आपके नोट्स बने हुए हैं तो एकदम से रिवीजन हो जाएगा। सेकेंडली, व्हेन यू आर मेकिंग योर नोट्स, आप सिर्फ रीड नहीं कर रहे हो, मतलब अगर आप बुक पढ़ रहे हो और नोट्स बना रहे हो तो देन यू आर नॉट जस्ट रीडिंग, आप समझ के उसे लिख भी रहे हो, तो वहाँ पे क्लैरिटी आती है। तो नोट्स बनाना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नोट्स के बारे में ये भी बात आती है कि नोट्स मेंस के अलग बनाएं, प्री के अलग बनाएं, कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। तो वहाँ पे अब ये समझिए नोट्स आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। मतलब नोट्स आप बना रहे हैं ताकि जब आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद वो बुक दोबारा पढ़नी पड़े या वो सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना पड़े तो आपका जल्दी से काम हो जाए, आपको जल्दी समझ आ जाए। तो यू आर मेकिंग नोट्स फॉर योर सेल्फ, यू नॉट मेकिंग नोट फॉर समवन एल्स। तो जिस तरीके से आपको सही लगे, आपको समझ आए, वैसे आप नोट्स बनाइए। सो अगर मैं अपने नोट्स की बात करूँ, मेरे नोट्स बहुत ही क्रिस्प होते थे। सो सपोज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट या इफ़ आई एम रीडिंग अबाउट से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अगर मैं आपको बताऊँ मेरे नोट्स रहेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसमें एक्ट है उसका ईयर नंबर लिख दूंगा, फिर 2 टाइप्स सिविल क्रिमिनल, एक लाइन में उनका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और अगर कोई मेजर केस लॉ है उस चीज़ के ऊपर या कोई मेजर स्टडी या कोई मेजर इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि प्रशांत भूषण का हुआ था लास्ट ईयर, तो वहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल्स लिख दूंगा। दैट वुड बी माई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसके बाद अगर कुछ रेलेवेंट आर्टिकल हो गया जैसे आर्टिकल 139 तो वो मेंशन हो जाएगा। बट एक क्रिस्प नोट्स रहेंगे मेरे, आपको जिस तरीके से समझ आए वैसे रहेगा। जैसे पॉलिटी मेरे लिए आसान था तो उसके छोटे नोट्स रहेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी। बट इफ़ आई टॉक अबाउट से एनवायरनमेंट, वहाँ पे मेरे थोड़े लेंदी नोट्स होंगे। सो इस तरीके से आपके नोट्स की लेंथ वेरी करेगी कि आपको कैसे समझ आ रहा है, राइट। तो वैसा आप अपने नोट्स बनाइए। दूसरे नोट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि प्री और मेंस के नोट्स कई लोग ऐसे कन्फ्यूज होते हैं कैसे बनाना है, अलग अलग बनाना है, साथ साथ बनाना है। तो आप ये समझिए प्री और मेंस में डिफरेंस क्या है। जो चीज़ मेंस में पूछी जा रही है वही चीज़ बस स्वरूप बदल के इन अ डिफरेंट फॉर्म दैट इज बीइंग आस्क्ड इन दी प्री एग्जामिनेशन। सो इफ अ क्वेश्चन इज देयर अबाउट say an oil spill, that can come in mains, that can come in prelims. So why are you making different notes for a same thing जो कि same ही पूछी जाएगी। Make comprehensive notes, ऐसे notes बनाओ जो कि जिसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो ऑयल स्पिल के बारे में कि ऑयल स्पिल क्या है,
व्हाट आर द रेमेडीज टू टैकल इट, व्हाट आर द मेजर इंसिडेंट्स। तो उस तरीके से आप पूरे नोट्स बनाइए एंड मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव। एक ही जगह बनाइए, आई डोंट थिंक आपको अलग अलग बनाने चाहिए। सो मेक देम कॉम्प्रिहेंसिव। बट इसमें एक कैविटी ये रहता है कि कई बार क्या होता है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे अगर कोई मैं आपको बताऊं कि किसी पर्टिकुलर एजेंसी ने कोई स्पेस लॉन्च करा है, किसी पर्टिकुलर कंट्री ने कोई स्पेस लॉन्च करा है, तो वो एक छोटी ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे मिशन होप था UAE का, अब दैट यू कैन नॉट ऐड इन कहीं पे भी, कहाँ पे ऐड करोगे। तो वो जो छोटी ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन हो गई, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, उसके आप अलग नोट्स बना सकते हैं। बट अदरवाइज जो मेजर टॉपिक्स हो गए, चाहे वो नेट न्यूट्रलिटी हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, अफगानिस्तान इशू हो, उसके आप कॉम्प्रिहेंसिव इलेबोरेट नोट्स बनाइए और सेम ही नोट्स बनाइए। ठीक है, ये वो नोट्स बनाने की बात। अभी हम बात कर रहे हैं कि पढ़ना कैसे है। तो अब जब हम पढ़ रहे हैं नोट्स बनाए, साथ साथ जब हम नोट पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाए हैं, हमें चेक करना है हमारे रिटेंशन पावर कितना है, वेदर आर वी गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। हमें ये भी समझना है, क्योंकि अंडरस्टैंड इट, हम when we are in this preparation, we are doing it to crack an examination। तो हमें अपने आप को इस एग्जामिनेशन से अलाइन भी करना है। Now to check yourself whether you are reading it correctly, whether you are according to the demand of the examination, you are reading according to the demand of the examination, what you should do after covering a topic, after completing a topic, you should definitely do previous year question paper or previous year questions on that subject। जैसे सपोज अगर आज आपने हिस्ट्री का NCM पढ़ा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपने पढ़ा, तो आप देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पिछले सालों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड इफ यू आर एबल टू आंसर गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ देम, मतलब 10 में से अगर आप 7-8 आंसर कर पा रहे हैं, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। बट अगर आपको लग रहा है आप 10 में से 4-5 ही आंसर कर पा रहे हैं, देन यू नीड टू रिविजिट दैट टॉपिक कि कहीं ना कहीं आप वो जो मेजर चीज़ है वो मिस कर रहे हो। सो दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जस्ट आफ्टर द रीडिंग ऑफ द टॉपिक विल हेल्प यू इवेल्युएट योरसेल्फ कि आप कैसा पढ़ रहे हो, किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हो और कितना और ज़रूरत है अभी। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा मत समझिए कि अगर आपने NCM पढ़ा और उस पर 10 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, मतलब पिछले सालों में, तो आप 10 के 10 आंसर कर दोगे। ऐसा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आंसर नहीं कर पाओगे, बट वो 1, 2, 3 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, तो उनका टेंशन नहीं लेना है। यू शुड बी एबल टू आंसर 70% ऑफ द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग अ टॉपिक, यू शुड हैव दैट सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये हुई हमें कैसे पढ़ना है, नोट्स हमें बनाने हैं, और हमें आफ्टर रीडिंग अ टॉपिक हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करने हैं, हमें देखना है कैसा हम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अभी हमने बात करी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नाउ वी विल सी कि जब पढ़ लिया है उसे एनालाइज कैसे करें, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। अब देखिए, प्रैक्टिस की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हमें प्री की भी प्रैक्टिस करनी है और मेंस की भी प्रैक्टिस करनी है। प्री की प्रैक्टिस करेंगे मॉक्स लेके। अब मॉक्स जब आप दोगे, मॉक्स के ऊपर वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि हाउ टू गिव मॉक्स, उसमें मैंने अपनी आंसर शीट वो सब भी शेयर करा है, तो यू कैन रेफर टू दैट। बट मॉक्स जब आप दे रहे हो, ध्यान रखिए आफ्टर गिविंग अ मॉक पेपर यू शुड रीड द एक्सप्लेनेशन। कई बच्चे क्या करते हैं कि मॉक दिया, अब ठीक है आपकी आंसर, मतलब आप सीधा ABCD मैच करके कैलकुलेट कर लिए मार्क्स, अच्छा मेरे 120 आए हैं, अच्छा मेरे 90 आए हैं, दे विल नॉट गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन। तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। उससे आपके जो 2 घंटे और या 3 घंटे है वो वेस्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपका सही क्या है, गलत क्या है। आप हमें सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं मॉक दे रहे हैं, मॉक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो व्हेन गिविंग अ मॉक ऑलवेज रीड द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चाहे वो आंसर सही हो या गलत हो। अब अगर सही आंसर भी हो तभी आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। वाई? क्योंकि कई बार देखो क्या होता है, आपका आंसर तो सही आ गया है बट आपकी रीजनिंग जो है वो सही नहीं होती। मतलब अगर मैं जैसे समझाने की कोशिश करूं, अगर क्वेश्चन आया मान लो कि शेर शाह सूरी वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, ठीक है। अब आप इसमें सोचोगे शेर शाह सूरी तो अकबर के पहले था, बाद में था, अकबर के टाइम नहीं था, बट यू आर नॉट श्योर कि कब था। आपने मान लिया कि वो आपने सोचा कि शायद वो बाबर के टाइम पे था, ठीक है, और उस हिसाब से आपने वो स्टेटमेंट गलत कर दी, तो आपका आंसर तो सही आएगा बट क्या आपकी रीजनिंग सही है? नहीं ना। तो वो ऐसे कई बार आप खुद ही देखोगे, ऐसा कई बार होगा। तो टू करेक्ट दैट, टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, यू शुड रीड द एक्सप्लेनेशन इवन ऑफ द करेक्ट आंसर्स,
ठीक है, ये तो ही मॉक प्री के मॉक्स की बात। हम बात करेंगे आंसर राइटिंग की, मेंस की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए। आंसर राइटिंग आपको जो है मतलब जब आप तैयारी शुरू करें उसके कुछ टाइम बाद से शुरू कर देनी चाहिए। अब आंसर राइटिंग में कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि अभी तो हमने तैयारी शुरू करी है, अभी तो हमें 3 महीने ही हुए हैं, अभी तो सिर्फ हमने एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा है, हाउ कैन वी स्टार्ट आंसर राइटिंग। तो देखिए, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर आप आंसर तो लिख ही सकते हैं ना। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, आप आंसर लिखते आए हैं स्कूल में भी, कॉलेज में भी। सो वाई कांट टू राइट आंसर्स नाउ। So as soon as you complete certain topic, write answer. And what my strategy was since last 4 years, I used to write answers daily. So मैं रोज 2 या 3 आंसर तो लिखता था। मतलब there are various online platforms जहाँ पे आपको क्वेश्चन और मॉडल आंसर फ्री में प्रोवाइड होता है, तो उन्हीं की मैं हेल्प लेके रोज़ मैंने आंसर लिखे हैं, एक 2 या 3, और उन्हें फिर चेक करता था। उस हिसाब से क्या हुआ, व्हेन आई यूज्ड टू चेक, तो मेरी जो आंसर राइटिंग स्किल्स थी वो इम्प्रूव हुई। हाउ कैन आई इम्प्रूव, मतलब जैसे स्ट्रक्चर हुआ या प्रेजेंटेशन हुई या कंटेंट हुआ, वहाँ पे उन सबका फ़ायदा हुआ। और जो मेरे को उस आंसर में कुछ अगर नई चीज़ मिलती थी, जब मैंने मॉडल आंसर पढ़ा या औरों के आंसर देखे, देन आई यूज्ड टू टेक दैट थिंग एंड ऐड दैट इन माई नोट्स। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर लिखा और हो गया, मेरे को अपने नोट्स में भी वो ऐड करना है, ताकि जब मैं रिवीजन करूँ उन चीज़ का बाद में, तो मेरे पास वो नई चीज़ भी ऐड हो। अगर उसमें कोई डायग्राम अच्छा है, अगर उसमें कोई प्रेजेंटेशन या वेब चार्ट अच्छा है, तो मैं वो अपने नोट्स में भी ऐड करूँगा, ताकि वो चीज़ जब मैं एक्चुअल में आंसर लिखने जाऊँ वो मेरे को याद आए, क्योंकि मैंने नोट्स तो पढ़े होंगे ना, इसलिए। तो इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। एंड आई वुड से अगर आप डेली कर पाओ तो बहुत अच्छा है, बट अदरवाइज़ वीक में 3 दिन 4 दिन तो आपको आंसर लिखना ही चाहिए। एंड डू नॉट हेजिटेट कि मेरे आंसर अच्छे नहीं आ रहे हैं। शुरू में सबको ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है आंसर लिखने में, हेजिटेशन बहुत होती है, इनर्शिया बहुत आता है, बट आई गेस यही तो एक एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है ना, कि आप अपने आप को कैसे पुश कर रहे हो, हाउ कैन यू कीप योर सेल्फ अबव फियर्स। तो राइट आंसर्स, एंड हो सके तो जितना मॉक टेस्ट आप दे पाएँ उतने मॉक टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, ये तो ही प्रैक्टिस की बात। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को लगता है कि हम गलत करते हैं, लाइक विच शुड नॉट बी डन इन द एग्जामिनेशन। मतलब डूज एंड डोंट्स होते हैं, तो उसमें जो डोंट्स की बात है वो ये है कि सबसे पहली बात, डू नॉट रश, भागिए मत। देखिए, हर कोई जब इस फील्ड में आता है, जब सोचता है कि जब डिसीजन लेता है कि आई विल बिकम एन IAS या आई विल बिकम IEPS ऑफिसर, मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा, तो हर कोई ये चलता है कि हाँ मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करूँगा। कोई ये सोच के नहीं आता कि मेरे को मैं 3 अटैम्प्ट दूंगा, 4 अटैम्प्ट दूंगा। सबका ये होता है कि पहले अटैम्प्ट में क्लियर करूँगा, रैंक 1 लाऊंगा। बट अंडरस्टैंड इट, ये एग्ज़ाम इट इज़ नॉट जस्ट अ एग्ज़ाम, सिर्फ रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू नहीं है ये। इट इज़ एग्ज़ाम ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये आपका कैसा कैरेक्टर है, आप में कितना पेशेंस है, आप में कितनी डिटर्मिनेशन है, वो चेक करता है। क्योंकि व्हेन यू बिकम अ सिविल सर्वेंट, जब आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को आप कैसे संभालोगे, वो चीज़ भी तो उन्हें देखना है ना। तो इसलिए एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें आपको टाइम लगेगा, तो रश मत कीजिए। कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर 3 महीने बचे, बता दीजिए क्या करना है। कि भैया 2 महीने बचे हैं, इसमें प्री पढ़ लें, मतलब ये पढ़ लेंगे, हो जाएगा ना। हो तो जाएगा ही, बट प्री निकाल लिया, मेंस नहीं निकला, तो आपका टारगेट मेंस निकालना है, वो आपका टारगेट IAS बनना है या सिविल सर्वेंट बनना है, मेंस निकालना नहीं है। सो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी ठीक अच्छे से बनाइए, रश मत कीजिए इस प्रोसेस में। हर कोई चाहता है फर्स्ट अटेम्प्ट करिए, बट डू नॉट रश। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, थोड़ा टाइम दीजिए, समझिए चीज़ों को, उसके बाद आप पूरा प्लान बनाइए। दूसरी चीज़ ये है, कई बार क्या होता है, व्हेन यू आर इन दिस प्रिपरेशन, लोग स्पेकुलेशंस में घुस जाते हैं। स्पेकुलेशन कैसी कि यार ये पैटर्न चेंज हो जाएगा, ऑप्शनल हट जाएगा, या कट ऑफ इतनी जाएगी, या पेपर में ऐसे पैटर्न आ रहे हैं, ज़बरदस्ती के पैटर्न ढूंढने शुरू कर देंगे, या ये हो जाएगा वो। मतलब जिस चीज़ पे हमारा नियंत्रण नहीं है, थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, पीपल स्टार्ट स्पेकुलेटिंग ओवर दैट कि कट ऑफ इतना जाएगा, या पिछले साल इतना गया था, अब इस साल इतना जाएगा, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जो ये सब आपके हाथ में नहीं है। सो इफ़ यू वेस्ट टाइम ऑन दिस, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम. If you are having discussion on this, that is your futile discussion. It is not adding anything to your personality, to your preparation. It is just adding
rumors, it is just adding complex things in your mind. So I would say avoid speculation. अगर वो कर भी रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में, जस्ट से कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और जस्ट लीव दैट थिंग, लीव दैट एरिया फॉर कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में. फ्यूटाइल एफर्ट है. तो स्पेकुलेशन से बचिए. ये जो राजेंद्र नगर टॉक्स होती हैं चाय की टपरी पे बैठ के, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन सब चीज़ें थोड़ा दूर रहिए. आई एम नॉट सेइंग सोशल मतलब लोगों से इंटरेक्ट मत करो, बट अंडरस्टैंड इट, क्या बात करना है क्या नहीं करना है. ठीक है. देन द थर्ड पॉइंट इज सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया थोड़ा अपना रेगुलेट कीजिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोशल मीडिया बंद कर दीजिए. जब मैं कॉलेज में था मैंने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर रखा था. कॉलेज ख़त्म होने के 1 साल तक मैंने व्हाट्सएप नहीं डाला था. आई वाज नॉट यूजिंग व्हाट्सएप बिकॉज फॉर मी व्हाट्सएप पे ज़्यादातर फालतू की चैट्स आती हैं, ग्रुप्स में फालतू की बात होती हैं, वहाँ पे फालतू की टॉक्स होती है. तो मैं व्हाट्सएप अवॉइड करा कम्प्लीटली. बट आई वाज देयर ऑन टेलीग्राम, आई वाज देयर ऑन ट्विटर, आई वाज देयर ऑन कोरा, वहाँ आई वाज देयर ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मेरे को लगा कि मेरी प्रिपरेशन हेल्प होगी. सो ऑन टेलीग्राम आई हैड सर्टन ग्रुप्स जहाँ पे प्रिपरेशन वाले, जहाँ पे मैं पार्ट लेता था. ऑन ट्विटर आई हैड फॉलोड सम पीपल जहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिलता था. कोरा पर मैं आंसर पढ़ता था. बट व्हाट्सएप पे मेरे को लगा मेरा काम नहीं है, मेरे काम नहीं आएगा. तो इस तरीके से आप रेगुलेट कीजिए क्या कहाँ पे आपको रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है. कोशिश कीजिए प्रिपरेशन भी ज़्यादा डाइवर्ट ना हो, ज़्यादा जिसे कहते हैं नॉइज़ जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा. सोशल मीडिया मेरे हिसाब से नॉइज़ ज़्यादा ऐड करता है इफ़ यू डू नॉट रेगुलेट इट. ठीक है. तो जितना वो आप रेगुलेट कर पाए, जितना वहाँ पे आप कर पाए, वो दैट वुड बी अ गुड थिंग. तो इन 3 चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए. पहला, डू नॉट रश. फिर स्पेकुलेशन में मत घुसिए, राजेंद्र नगर टॉक्स में मत जाइए. तीसरा, सोशल मीडिया को थोड़ा रेगुलेट कीजिए. नाउ अब क्योंकि प्रीलिम्स बहुत पास आ रहे हैं, 10 दिन बचे हैं, थोड़ा प्री की बात कर लेते हैं कि प्री के लिए अब क्या कर सकते हैं अब 10 दिन पहले. सो उसके लिए आई वुड से देखिए, अब जब प्री सिर्फ 10 दिन दूर है ना, उसके लिए आई वुड से 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. पहला, रिवीजन. जो भी आपने पढ़ा है उसका अब बस आप रिवाइज कीजिए. डू नॉट रीड एनीथिंग न्यू. अब 10 दिन में कुछ नया मत पढ़िए, बस जो आपने पढ़ रखा है उसी को स्ट्रॉन्ग कीजिए. सो मेरे एक सर थे, वो मेरे को बोलते थे कि वासु, हमारे पास ना 2 चीज़ें होती हैं, एक तलवार और एक चाकू. तलवार मतलब वो एरिया जो आपके स्ट्रॉन्ग है, जो आपके अच्छे हैं, और चाकू वो जिसमें आपको थोड़ा डर लगता है. अब 10 दिन पहले ना, जब युद्ध के 10 दिन पहले आप अपने चाकू पे धार नहीं लगाते, आप अपनी तलवार पे धार लगाते हो. तो सेम आई वुड से कि 10 दिन पहले आप अपने जो स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, वो एरिया जो आपने पढ़ रखे हैं, जो कवर कर रखे हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि जब आप पेपर में जाएं और वैसा उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए, यू आर कॉन्फिडेंट होगा. मतलब अगर नहीं भी हुआ देन ऑल्सो यार कॉन्फिडेंट कि अगर मेरे को नहीं आता तो किसी को नहीं आता. सो डू रिविजन. एंड रिविजन के साथ साथ एक और चीज़ आप करिए, ट्राई टू डू रिकॉल, एक्टिव रिकॉल जिसे हम बोलते हैं. कि मान लो अगर सुबह आपने कुछ चीज़ पढ़ी है, सुबह आपने मान लो ज्योग्राफी के कुछ लैंडफॉर्म्स पढ़े हैं कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स पढ़े हैं, तो शाम को आप रिकॉल करने की कोशिश की, अच्छा फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स में क्या क्या आता चाहिए, ये आता, इसके एग्जाम्पल से ये होगा, ये इस वजह से होता है. तो नॉट लुकिंग एट योर नोट्स, जस्ट ट्राइंग टू रिकॉलिंग दैट. जैसे मैं ये अपने दोस्तों के साथ करता था, जब हम लंच पे बैठते थे तो लंच पे हम ऐसे बोलते थे कि अच्छा आज तूने क्या पढ़ा बता. एंड ट्रस्ट मी, मैं भी बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है तो कोई भी कर लेगा. हाँ, ऐसे रिकॉल तो आसानी से हो जाएगा. जब हम लंच टेबल बैठते थे ना, हम 2 पॉइंट के बारे में सोचने लगते थे, क्या क्या पढ़ा, 3 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, क्या पढ़ा याद नहीं आ रहा है. तो ट्राई टू डू दैट एक्टिव रिकॉल, दैट विल हेल्प यू टू कंसोलिडेट वट एवर यू हैव रेड इन द डे. ठीक है. ये तो हुआ रिविजन की बात. सेकेंड प्री के लिए मैं बोलूँगा प्रैक्टिस. सो एट दिस टाइम मॉक्स दीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस कीजिए, कितने अटैम्प्ट करना है, कैसा करना है, छोड़ने हैं तो कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कितने टाइम मैनेज कैसे करोगे आप, उन चीज़ों पर आप काम कीजिए. मॉक्स, और वो मॉक्स के थ्रू हो पाएगा. एंड मॉक्स के साथ साथ ऑल्सो अब 10 दिन पहले है, मतलब 1 हफ्ता पहले या 3-5 दिन पहले, आई वुड से आप किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक्स मत देना. आप किसी कोचिंग के मॉक्स मत देना. आप बस क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना और वो लगाने शुरू कर देना. सो इवन दाउ आपने वो क्वेश्चन सारे देख रखेंगे पहले, आपने सब सब क्वेश्चन आपकी आँख के नीचे से निकले हुए होंगे, बट स्टिल आई वुड से अब प्रीवियस ईयर पेपर उठाना और वो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक करना. वाई?
आई एम नॉट आस्किंग यू टू गेट अ गुड स्कोर इन दैट, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गेट कंटेंट फ्रॉम दैट, बट रीओरिएंट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द यूपीएससी। यूपीएससी कहाँ कहाँ ट्रैप लगाता है, एग्ज़ाम में कैसे कैसे ट्विस्ट आते हैं, कहाँ का पैटर्न बन सकता है, वो आप खुद डिवाइस कीजिए उन 5 दिनों में एग्ज़ाम के ठीक पहले। तो आप जब एग्ज़ाम प्री लिखने जाए 10 तारीख को, डू नॉट ओरिएंट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू वन पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट की माइंडसेट। आप ओरिएंट कीजिए अपने आप को यूपीएससी के माइंडसेट से, और वो कैसे होगा, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी से मतलब पेपर के ठीक पहले 5-6 बार देखोगे। तो मैंने यही करा था, मैंने 2012 से पेपर उठाए और 12 से 19 तक लगाने हर रोज़ एक देता था, ताकि मेरा जो माइंडसेट है वो उस हिसाब से बने, ठीक है। एंड नाउ द थर्ड थिंग फॉर दिस प्री एग्जामिनेशन, एंड दैट आई से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपकी तैयारी एक तरफ, आपकी स्ट्रेटजी एक तरफ, और ये चीज़ एक तरफ। क्योंकि तैयारी कंटेंट ये सब ठीक है, बट अगर उस दिन आपका दिमाग नहीं चला और अगर उस दिन आपका मूड अच्छा नहीं हुआ, तो ये जो आपने तैयारी करी है ना 1 साल 2 साल 3 साल की, इस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ट्रस्ट में, ये मेरे साथ पिछले साल हुआ था 2019 के प्री के पेपर में। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी जो साइकिल है, बॉडी क्लॉक है, उसको ठीक करना है। अगर आप रात को लेट तक सोते हैं तो अब वो बिल्कुल नहीं करना है, आपको जल्दी सोना है। आपको सुबह 6 या 7 बजे उठने की आदत डालनी है इन 10 दिनों में, ताकि जब वो पेपर का टाइम स्लॉट हो 9 से 11, 2 से 5, उस टाइम आपको नींद ना आए, उस टाइम आपका माइंड फ्रेश हो, उस टाइम आपका माइंड काम कर रहा हो। तो अभी आप जितने मॉक टेस्ट दे रहे हो, जितने प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, कोशिश करो वो उसी टाइम फ्रेम में लगाओ, ताकि आपका माइंड उस हिसाब से सेट हो जाए। उस दिन आपको नींद ना आए, उस दिन आपका दिमाग उस टाइम पे चले। उस चीज़ पे थोड़ा काम कीजिए, अपने बॉडी क्लॉक को उस तरह से एडजस्ट कीजिए। दिन में सोने की आदत है तो उसे थोड़ा चेंज कीजिए। अभी 10 दिन है, एंड दैट कुड बी डन। सो विद दिस प्री के लिए आप ध्यान दीजिए, रिवीजन जितना हो पाए, प्लस एक्टिव रिकॉल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड बॉडी क्लॉक को थोड़ा एडजस्ट कीजिए। एंड विद दैट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस प्री एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। और जो बच्चे इस साल प्री नहीं लिख रहे हैं, फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड होपफुली द बेस्ट विल come to you and to everyone. Thank you.